सच्ची कहानियाँ वो ज़रिया होती हैं जो न सिर्फ हमें ये बताती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि हमें ये भी सिखाती हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम कुछ गलत चीज़ों को होने से अपने आसपास रोक सकते हैं। आज की सच्ची कहानी भी आपको यही बताने वाली है। ये कहानी आ रही है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से। 2021 की बात है, 30 जून की तारीख थी। दिल्ली का मोहन नगर इलाका, यहाँ एक कविता नाम की 75 साल की वृद्धा रहती थी। उनके बेटे बहू भी रहते थे साथ में। 30 जून को खबर आती है कि उनके होम टाउन में हरियाणा में किसी की मृत्यु हो गई है, और ये समाचार सुनकर उनके जो बेटा बहू हैं वो 30 जून को ही रवाना हो जाते हैं, 30 जून 2021 के दिन, हरियाणा में अपने गांव के लिए। इसके बाद उनकी वापसी होती है 3 दिनों के बाद, यानी 3 जुलाई 2021 को। लेकिन जब वो घर वापस लौटते हैं तो उन्हें कुछ बहुत अजीब सा दिखाई देता है, और अजीब सा ये है कि उस घर के बाहर एक ताला लटका हुआ है। ये ताला इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि ये ताला उनके घर का है ही नहीं। यानी घर में घुसने से पहले उन्हें यह पता लग जाता है कि उनके घर के बाहर किसी ने ताला लगा दिया है। खैर, उस ताले को तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर ताला अपना होता तो चाबी पास में होती, लेकिन क्योंकि ताला अपना है नहीं, इसलिए उसे तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ, जिन्हें वो अकेला छोड़कर गए थे, कविता, 75 साल की वृद्धा, वो वहाँ है ही नहीं। इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस आती है और पुलिस भी हैरान है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद वो वृद्ध हैं, घर में अकेली होंगी, इसलिए कहीं चली गई होंगी। लेकिन एक बात बार बार हैरान कर रही है कि अगर उन्हें कहीं जाना भी था तो वो ताला वो लगाती जो कि हमारे घर में पहले से मौजूद है। वो ताला जिसे मेन गेट पर अक्सर लगाया जाता है जब घर के तीनों सदस्य बाहर जाते हैं। लेकिन ये एक अलग ही ताला दिख रहा है। अब पुलिस पूरे घर की तलाशी ले रही है, लेकिन पूरे घर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो कुछ गलत हो या किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता हो। घर में जो कीमती सामान है वो भी अपनी जगह पर है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा कि होता है। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नज़र उस घर में रखे उस सफ़ेद फ्रिज पर पड़ती है, जिस पर उसे कुछ अजीब सा दिखता है। जब गौर से देखते हैं तो वो जो अजीब सा दिख रहा है वो असल में खून का छींटा है जो सूख गया है। बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत मामूली सा है जिस पर मुश्किल से नज़र जाए, लेकिन क्योंकि रंग सफ़ेद है और खून का रंग लाल होता है तो उसकी नज़र चली जाती है। वो अपने साथियों को बताता है कि देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है। फॉरेंसिक लोग मौजूद हैं, वो उसको चेक करते हैं। पता चलता है ये खून का छींटा है जो सूख गया है। उस खून के छींटे को देखने के बाद अभी तक जो पुलिस वाले, जिन्हें लग रहा था कि वो शायद कहीं चली गई होंगी, अब उन्हें लगता है यहाँ कुछ अनहोनी ज़रूर हुई है, और एक अनजाना सा जो डर आ जाता है खून देखकर, वो उनको आने लगता है। अभी होता है कि आसपास का सीसीटीवी चेक किया जाए। अब सीसीटीवी चेक किया जाता है तो सीसीटीवी जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि 30 जून को तो ये दोनों, इनके बेटा बहू, चले गए, लेकिन 1 जुलाई की सुबह करीब 6:45 पर उस घर के बाहर 3 लोग हैं। एक बाहर खड़ा है जो पुरुष है, और एक महिला और पुरुष अपने चेहरे को ढके हुए हैं, और वो उस घर से बाहर निकल रहे हैं, और उनके हाथ में एक एक बैग है जिसे वो घसीट रहे हैं, काफ़ी भारी है, और वो उस बैग को एक ऑटो रिक्शा में रखते हैं और चले जाते हैं। पहचान में नहीं आ रहे कौन है। इस बीच पुलिस आसपास अपना जाल बैठाती है तो पता ये चलता है कि इसी मोहल्ले में रहने वाला एक अनिल नाम का शख्स, अनिल मौर्य, और उसकी पत्नी कामिनी मौर्य, वो 1 जुलाई से कहीं देखे नहीं गए हैं। अब पुलिस का शक जाता है कि हो ना हो ये अनिल मौर्य और कामिनी का काम है। उनका नंबर निकाला जाता है, नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है, और उन्हें ढूंढने की तैयारी शुरू होती है। पता चलता है रानीखेत में है। पुलिस का दल रानीखेत पहुंचता है, लेकिन रानीखेत पुलिस पहुंचे उससे पहले वो वहाँ से निकल जाते हैं। नंबर को फिर से सर्विलांस पे लगाया जाता है तो उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थिति पता लगती है।
और पुलिस बरेली पहुंचती है और वहाँ से अनिल और कामिनी को हिरासत में लिया जाता है और उन्हें दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाकर उनसे पूछा जाता है कि कविता जी कहाँ हैं। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हम तो खुद अपने काम से गए थे। लेकिन पुलिस उन पर प्रेशर बनाती है। प्रेशर बनाने के बाद होता यह है कि अनिल की पत्नी कामिनी टूट जाती है और वो कहती है मैंने मना किया था अपने पति से कि उसे मत मारो। अब यहाँ से सारा खेल ही खुल जाता है। अब कामिनी जो पत्नी है अनिल की, वो बता रही है पुलिस को कि मैंने कहा था इनसे कि मत मारो। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अनिल ने 75 साल की कविता को मार दिया, जो कि उनकी पड़ोसी थी। अब अनिल पूरी कहानी बताता है। वो कहता है देखिए, कोरोना का जब समय था, मेरा इवेंट मैनेजमेंट का जॉब था, वो चला गया, पैसे की दिक्कत में आ गया, कुछ लोगों से उधार ले रहा था। इसी सिलसिले में मैंने कविता जी से भी उधार लिया था, करीब 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो मैंने चुका नहीं पा रहा था। उसको लेकर ये काफ़ी तकाजा करती रहती थी। और 30 जून को मैंने देखा कि इनका जो बेटा है, बहू है, वो गए हैं कहीं, तो मैं उनसे बात करने आया था। लेकिन बात ही बात में कुछ बात इतनी बढ़ी कि मामला धक्का मुक्की पर आया और जो कविता जी थी वो गिर पड़ी। इधर इसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो तकाजा करती थी पैसे का। तो अनिल ने 75 साल की जो वृद्धा हैं कविता, जिन्होंने उसकी मदद की थी गरीबी के दिनों में 1.5 लाख रुपए उधार देकर, उनका गला दबाना वो शुरू करता है। हालांकि उसकी पत्नी उसे रोकती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पत्नी की बात सुने, वो उनका गला दबा चुका होता है। अब जब सब कुछ हो जाता है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं कि क्या करें। इस बीच उसकी नज़र घर में रखे 3 बैग्स पर पड़ती है और उसे फिर वही गंदा आइडिया आता है कि क्यों ना इस लाश को काट कर बैग में रख कर इसे ठिकाने लगा दिया जाए। दोनों उस काम को करना शुरू करते हैं। उसी घर में रुकते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, उस डेड बॉडी के टुकड़े करके उसे बैग में डालते हैं और वहीं पर पूरी सफाई करते हैं, एक एक निशान मिटा देते हैं और फिर उस रात अपने घर जाकर सो जाते हैं। इस बीच जब ये सारी बातें अनिल और कामिनी पुलिस को बता रहे थे, एक रिक्शे वाला भी पुलिस के संपर्क में आता है जो ये कहता है कि हाँ, मुझे बुलाया था अनिल और कामिनी ने। मुझे अक्सर ये बुलाते रहते थे, कहीं भी जाना होता था फ़ोन करके बुला लेते थे। और उस दिन यानी 1 जुलाई को उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ चिकन हैं जो डिलीवर करने हैं, तो तुम आ जाना, बैग भारी हैं। तो मुझसे ये कहा था। तो उसमें रिक्शे वाले की भी गवाही आ गई। अब ये 30 जून को तो कत्ल कर देते हैं, बॉडी के टुकड़े कर देते हैं, उसे बैग में भर देते हैं, घर की सफाई कर देते हैं। फिर ये 1 जुलाई को आते हैं सुबह सुबह उन बैग्स को ठिकाने लगाने, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल जाता है। और ये बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली के ही किसी नाले में उसको फेंक दिया और उसके बाद अपने घर आकर ये रानीखेत चले गए और फिर उनको लगा कि कुछ समय के लिए हमें गायब हो जाना चाहिए। खैर, पुलिस के सामने पूरा केस खुल गया। लेकिन ये जो कहानी है ये हमें कई सारी बातें बताती है। पहला, कविता जी ने जो मदद की, अगर वो मदद ही ना की होती तो आज वो जीवित होती। तो आप किसकी मदद कर रहे हैं ये भी देखकर करें। हर कोई इस काबिल नहीं होता कि आप उसकी मदद करें। दूसरा, अगर आप किसी से पैसा उधार ले रहे हैं तो जाहिर है वो आपसे तकाजा करेगा। आप अगर किसी से पैसा लेते हैं, चाहे वो बैंक है या कोई व्यक्ति है, तो जाहिर है आपको ये पूरी तैयारी होनी चाहिए कि आप उसे पैसा सही समय पर वापस करें। पहली शायद गलती कह सकते हैं कविता जी ने की, एक ऐसे शख्स की मदद की जो पूरी तरह से एहसान फरामोश भी निकला और उसने उन्हीं की जान ले ली। यानी पैसे की मदद भी की और जान से भी हाथ धोना पड़ा। दूसरा, अनिल जैसा शख्स जिसने इस बात को भी नहीं सोचा कि जिसने उसकी मदद की उसी को उसने मौत के घाट उतार दिया। और तीसरा ये कि घर में अक्सर वृद्ध जब अकेले होते हैं, आस पड़ोस के लोगों को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। आजकल हम सब अपने मोबाइल में, टीवी में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में डूबे रहते हैं, आस पड़ोस का पता नहीं रहता। तो भी इस तरह की घटनाओं को आकार मिल जाता है। ये घटना आपसे साझा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप
पुलिस वाले की भी मुस्तैदी देखिए कि जिस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा था कि घर में क्या हुआ है, वो सफ़ेद रंग के फ्रिज के ऊपर एक बहुत छोटा सा, कहते हैं सुई की नोक के बराबर वो छींटा था सूखा हुआ, जिस पर उसकी नज़र गई और जहां से पूरा केस बदला। वरना पुलिस सोच रही थी कहीं चली गई होंगी घूमने। फिर मामला सीसीटीवी तक भी नहीं पहुंचता। और दूसरा, उस रिक्शे वाले का ये कहना कि मुझसे कहा था चिकन है लेकिन मुझे कुछ अलग लगा। तो यानी इसमें सबकी होशियारी काम आई। काश थोड़ी सी होशियारी कविता जी ने भी दिखाई होती और ऐसे शख्स की मदद न की होती जो उन्हीं की जान लेने वाला था। दोस्तों, ये सारे किस्से हमारे आसपास हो रहे हैं, किसी के माथे पर नहीं लिखा है। अगर आप अनिल और कामिनी को देखेंगे तो उनके माथे पर नहीं लिखा है कि वो ऐसा करने वाले हैं। अनिल ने तो खुद नहीं सोचा होगा कभी वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो पेशेवर खूनी है भी नहीं। वो अपने पैसे की दिक्कत से परेशान था और उसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया। यहां कहने का मतलब यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि पेशेवर लोग ऐसे काम को अंजाम देते हैं। अक्सर बहुत कारणों से हारे हुए लोग, मजबूर लोग ये सारे कदम उठाते हैं। कोई भी कारण किसी भी अपराध को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बातें हमें बताती हैं कि हमारे समाज में आसपास हो क्या रहा है। अगर हम ये नहीं समझेंगे, अगर ये कहानियां हम नहीं जानेंगे, तो फिर हम अपना बचाव कैसे करेंगे। कहा जाता है कि पैसा एक बहुत बड़ी वजह बनता है। अक्सर आपका पैसा आपके लिए ही मुसीबत बन जाता है, जो शायद कविता जी के लिए भी हुआ। न वो 1.5 लाख रुपए उधार देती, न बात यहां तक पहुंचती। अक्सर हम गलत व्यक्ति को पैसा देकर भी फंस जाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप शेयर करें, लोगों को बताएं। ये सच्ची कहानियां हैं, हमारे और आपके बीच घटी हुई, हमारे और आपके जैसे लोगों के साथ होने वाली कहानियां, ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए, एक जागरूकता आए कि हम अक्सर बहुत अच्छे काम भी बिना सोचे समझे कर देते हैं और अक्सर वो अच्छे काम भी हमारे लिए गले की फांस बन जाते हैं, जैसा कविता जी के साथ हुआ। आज कविता जी नहीं है। अगर आज वो होती तो अपने बेटे और बहू के साथ रह रही होती, उनका पैसा भी उनके पास होता, उनका जीवन भी उनके पास होता, उनके बेटे बहू को उनका आशीर्वाद मिलता रहता। आज अनिल और कामनी जेल में है, हत्या का केस है और सब कुछ बिखर चुका है। 1.5 लाख रुपए से शुरू हुआ ये मामला किसी की जान लेकर ख़त्म हुआ और अब पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे। तो सोचिए, कहाँ 1.5 लाख रुपया और कहाँ पूरी ज़िंदगी, कहाँ किसी की मदद करना और कहाँ उसी के हाथों कत्ल हो जाना। ये सारी कहानियाँ इसलिए बतानी ज़रूरी हैं क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को बचाना चाहते हैं, हम उन्हें वो गलतियाँ करने से रोकना चाहते हैं और साथ ही हम ऐसे पुलिस वालों को भी शाबाशी देना चाहते हैं जो मौका वारदात पर इतनी छोटी सी डिटेल को भी बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। वाकई मैं उस पुलिस वाले की भी तारीफ़ करूंगा जिसने बहुत ही चतुराई से काम लिया और एक छोटे से सबूत को, एक छोटे से खून की सूखी हुई बूंद को एक इतना बड़ा एक सबूत में बदल दिया जिससे कि गुनहगार तुरंत पकड़ा गया। इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी के नीचे आप अपना कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।